हेलो स्टूडेंट्स। न्याय संबंधी समसामयिक चर्चाओं के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट नॉजिक और अमर्त्य सेन के न्याय संबंधी विचारों के बारे में। रॉबर्ट नॉजिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 20वीं शताब्दी के अमेरिकी विद्वान हैं, जिन्होंने न्याय के विषय में हक संबंधी, पात्रता संबंधी धारणा प्रस्तुत की, जिसे वे जस्टिस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया जैसी पुस्तक में न्याय के विषय में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। साथ ही रॉल्स के न्याय संबंधी वितरणात्मक सिद्धांत के साथ वो असहमति जताते हैं। उनकी मान्यता है कि सभी सोशल गुड्स का वितरण समानतापूर्ण ढंग से किया जाना न्याय नहीं है। जिन वस्तुओं को व्यक्ति ने अपनी मेहनत से न्यायपूर्ण ढंग से अर्जित किया है, उस पर सिर्फ उसका ही हक है, उस हक को खत्म नहीं किया जा सकता। इस संबंध में 3 सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा किया गया है। पहला सिद्धांत है कि उचित तरीके से प्राप्ति का सिद्धांत, जस्ट एक्विजिशन। यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, न्यायपूर्ण ढंग से पद का, प्रस्थिति का, संपत्ति का, सम्मान का अर्जन करता है, तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। उसके इस हक से उसे वंचित करना उसके साथ अन्याय करना है। हाँ, अगर उसने जो कुछ अर्जित किया है रास्ता न्यायपूर्ण नहीं है, चोरी के माध्यम से किया है, डकैती के माध्यम से किया है, रिश्वतखोरी के माध्यम से किया है, घोटालों में लिप्त होकर किया है, तो अवश्य ही वो उसका हकदार नहीं है और ऐसी संपत्ति का पुनर्वितरण किया जा सकता है। इसका पुनर्वितरण किया जाना ही न्यायपूर्ण होगा। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया, जिसे उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, संपत्ति के समुचित स्थानांतरण का सिद्धांत, जिसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से संपत्ति अर्जित की है या पद और प्रतिष्ठा अर्जित की है, उसका प्रयोग करने, उसका लेन देन करने का भी उसे पूरा अधिकार है। ऐसे किसी लेन देन को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता जो संबंधित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जाकर किया गया। यहाँ पर नॉजिक ये कहते हैं कि सौदेबाजी के तहत, समझौते के तहत जो लेन देन किया जाता है वो भी जायज है, क्योंकि उसमें दोनों पक्षों की सहमति शामिल होती है। और यहाँ पर नॉजिक ये कहते हैं कि ओवर टैक्सेशन अगर राज्य के द्वारा भी किया जाता है तो वो भी न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर कर नहीं देना चाहता, ज्यादा कर नहीं देना चाहता जो उसने अपनी मेहनत से अर्जित की, न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित की। तीसरा सिद्धांत नॉजिक ने दिया अन्याय के सुधार का सिद्धांत, जिसे उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। यानी अगर अतीत में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय के साथ किन्हीं कारणों से अन्याय हुआ है, तो बाद में उसमें सुधार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उस अन्यायपूर्ण स्थिति को न्यायपूर्ण बनाया जाना चाहिए।
जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता के बाद धारा 370 लागू थी संविधान बनने के साथ, और उस धारा के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। और वहाँ जो कानून इसके तहत बनाए गए थे उसके तहत यदि कोई महिला गैर कश्मीरी युवक से विवाह कर लेती है तो जो उसकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, या जो स्वयं उसने अर्जित भी की है, उस संपत्ति पर उसका कोई हक नहीं होगा। ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को धारा 370 खत्म करके अगस्त 2019 में इसमें सुधार किया गया ताकि वहाँ की महिलाओं को भी न्याय की प्राप्ति हो सके। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन है। नॉजिक इस बात पर जोर देती है और पूरी तरह उनका जोर इस बात पर है कि न्याय प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार है और जो कुछ उसने अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर अर्जित किया है उसे हर स्थिति में मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पात्रता से, योग्यता से अर्जित संपत्ति का लाभ, उसका वितरण समाज के सब लोगों में समानतापूर्ण ढंग से कर दिया जाए, जैसा रॉल्स अपने जस्टिस के दूसरे सिद्धांत में कहते हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही दूसरे विद्वान अमर्त्य सेन, उनके विचारों को जानेंगे कि न्याय के संबंध में उनके विचार क्या हैं। अमर्त्य सेन 20वीं-21वीं शताब्दी के भारतीय मूल के राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन ने न्याय के सिद्धांतों पर, न्याय संबंधी चर्चाओं पर बड़े अनोखे तर्क प्रस्तुत किए हैं और इस संबंध में अब तक जितनी भी पारंपरिक न्याय की धारणाएं थी उनका खंडन किया है, रॉल्स की धारणा का भी। अमर्त्य सेन ये मानते हैं कि अब तक जितनी भी न्याय के संबंध में सिद्धांत बनाने के प्रयास हुए वे संस्थागत थे, जिनका उद्देश्य किसी संस्था विशेष में या समाज की विभिन्न संस्थाओं में उन सिद्धांतों को स्थापित कर देना था और उनका मूल्यांकन उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर करना था। अमर्त्य सेन का मानना है कि ऐसे सिद्धांत ना तो जरूरी हैं और न ही उपयोगी हैं। बजाय सर्वमान्य सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांतों के निर्माण के लिए हमारा ध्यान, बुद्धिजीवियों का ध्यान इस बात की ओर होना चाहिए कि अन्याय कहाँ कहाँ है, किन किन रूपों में है, क्या कारण है उसके और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। अमर्त्य सेन ने अपनी इस धारणा को इसी सामाजिक वास्तविकता पर केंद्रित किया, इसलिए वो रॉल्स की धारणा को नीति आधारित बताते हैं जबकि अपनी धारणा को न्याय आधारित बताते हैं। नीति और न्याय में फर्क करते हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में ये दो धारणाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से नीति संस्थागत प्रयासों की तरफ, औपचारिक प्रयासों की तरफ संकेत देती है, जबकि न्याय का संबंध वास्तविक जीवन में न्याय की उपलब्धि से। अमर्त्य सेन वास्तविक जीवन में, सामाजिक जीवन में न्याय की प्राप्ति की बात करते हैं, न कि न्याय के आदर्श सिद्धांतों की खोज करने की, जैसा कि रॉल्स और उनके पूर्ववर्ती विचारकों के द्वारा किया गया।
न्याय पर चर्चा करने से पहले, अन्याय के कारणों को बताने से पहले, अमर्त्य सेन ने जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी धारणा का कुछ आधारों पर खंडन किया। जैसे सबसे पहले वो कहते हैं कि रॉल्स की जो न्याय की धारणा है वो एक काल्पनिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित है, और वो समझौता उचित इसलिए है क्योंकि समझौता करने वाले लोग न्याय का सिद्धांत बनाते समय वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत काम करते हैं, अज्ञान के पर्दे के पीछे काम करते हैं। यानी अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपने जन्म, अपनी जाति, प्रजाति, लिंग, इन सबको भूलकर, इन सबको पीछे छोड़कर, इन सबको नजरअंदाज करके, इन सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसलिए न्याय के ये सिद्धांत, जो 2 सिद्धांत रॉल्स ने प्रस्तुत किए, वो उचित है, वो न्यायपूर्ण है और इसलिए सर्वमान्य भी बन जाते हैं। सेन इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अगर कोई समझौता ऐसा होता है जिसके माध्यम से न्याय के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो इस समझौते में भी कुछ लोग इसका भाग बनने से वंचित रह जाते हैं, जैसे विदेशी, जैसे भावी पीढ़ियां। विदेशी इसलिए इस समझौते में शामिल नहीं होते क्योंकि वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत नहीं रह सकते। स्वाभाविक रूप से विदेशी होने के नाते उनकी निष्ठा अपने देश के प्रति होती है, लेकिन जहां वो रह रहे हैं वहां भी उन्हें रहने लायक परिस्थितियां मिलनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए न्याय के किसी सिद्धांत का निर्माण करते समय उन्हें भी समझौते में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन रॉल्स का जो समझौते का फ्रेमवर्क है उसमें वो शामिल नहीं है। ऐसे ही भावी पीढ़ियां जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है लेकिन न्याय के सिद्धांत एक बार बना दिए जा रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उनका पालन करना होगा, क्योंकि न्याय के ये सिद्धांत संस्था से जुड़ जाते हैं और संस्थाएं चलती रहती हैं। सेन इसे भी न्यायपूर्ण नहीं मानते। आने वाली पीढ़ियां जिनकी परिस्थितियां भिन्न होंगी, जिनकी आकांक्षाएं भिन्न होंगी, जिनके लक्ष्य भिन्न होंगे, उनके लिए हम आज ही से कुछ सिद्धांतों को फिक्स क्यों कर दें? ऐसा करना क्या उनके साथ अन्याय नहीं है? अमर्त्य सेन इस आधार पर रॉल्स के सिद्धांत का खंडन करते हैं। दूसरी बात, अज्ञान के जिस पर्दे की बात रॉल्स करते हैं उसमें वो ये तो बताते हैं कि व्यक्ति अपनी जाति, प्रजाति, जन्म स्थान, योग्यता, शक्ति, अधिकार, इन सब की धारणा से ऊपर उठकर जाएंगे, इसलिए वो सर्वमान्य और वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों का निर्माण करने में सक्षम होंगे। रॉल्स का प्रश्न, अमर्त्य सेन का प्रश्न रॉल्स से ये है कि इस मूल स्थिति में अज्ञान के पर्दे के भीतर रहते हुए व्यक्ति अपने मूल्यों से कैसे मुक्त होगा, इसके निरीक्षण का कोई तरीका रॉल्स पेश नहीं करता। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में मूल्य इतने घुले मिले होते हैं, इतने संबद्ध होते हैं कि उनसे अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। मूल्य वो सिद्धांत है, वो विश्वास है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में जिन पर अमल करता है, जिनको प्राप्त करना चाहता है। जैसे कोई प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है, कोई डिक्टेटरशिप में विश्वास रखता है, तानाशाही व्यवस्था में विश्वास रखता है, कोई सर्वसत्तावादी व्यवस्था को अच्छा मानता है, तो कोई समाजवादी मूल्यों में विश्वास रखता है। हर व्यक्ति के अपने अपने मूल्य होते हैं।
वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत बाकी चीजों से तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन अपने इन मूल्यों को वो कैसे दूर रख पाएगा, और बिना मूल्यों को दूर रखे वो किसी वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भी वो किसी सिद्धांत का निर्माण करेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके मूल्य, उसके विश्वास, उसके लक्ष्य उसमें प्रतिबिंबित होंगे, वो आ ही जाएंगे न चाहते हुए भी। लिहाजा न्याय के जिन सिद्धांतों का निर्माण होगा वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होंगे, पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं, ऐसी सेन की मान्यता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि रॉल्स ने जिस समझौते के आधार पर न्याय के सिद्धांत के निर्माण की बात कही, उससे ग्लोबल जस्टिस के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैश्विक न्याय की धारणा को अंजाम नहीं दिया जा सकता। आप जानते हैं कि आज दुनिया वैश्वीकृत हो गई है, एकीकृत हो गई है, हर राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ गई है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करने में लगी हुई है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, असंतोष के मामले सामने आ रहे हैं, अन्याय के मामले सामने आ रहे हैं। इनको भी एड्रेस किया जाना जरूरी है, लेकिन रॉल्स का सिद्धांत इनको एड्रेस करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉल्स जिस समझौते की बात करते हैं, जिस वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय कर्ता, राज्य उस वेल ऑफ इग्नोरेंस के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि हर राष्ट्र सबसे पहले अपना हित सोचता है, वो हितों से मुक्त नहीं हो सकता, वो अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो सकता। सेन यहाँ तक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैश्विक सरकार अगर बनती है तो वो पूरी तरह जनतांत्रिक नहीं हो सकती। या तो वो तानाशाही सरकार हो सकती है, या फिर शक्ति की दृष्टि से बहुत कमजोर सरकार हो सकती है। उसकी वजह यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कर्ता इतने ज्यादा है, राज्येतर कर्ता इतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है हर लेवल पर, जो वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत आने के लिए तैयार नहीं हुई। लिहाजा ग्लोबल जस्टिस संभव नहीं हो पाएगा, वैश्विक न्याय संभव नहीं हो। जहां तक रॉल्स की न्याय की धारणा की वस्तुनिष्ठता की बात है, अमर्त्य सेन इससे भी सहमत नहीं है। उनकी मान्यता है कि न्याय के बहुत सारे वस्तुनिष्ठ सिद्धांत हो सकते, निष्पक्ष सिद्धांत हो सकते, तो रॉल्स के सिद्धांत को ही क्यों सर्वमान्य कहा जाए, क्यों वस्तुनिष्ठ कहा जाए। जैसे सेन उदाहरण देते हैं, एक बांसुरी है, उसके 3 दावेदार हैं। एक दावेदार का कहना है कि उसे बांसुरी इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि उसे बांसुरी बजाना तीनों में सबसे अच्छी तरह आता है। दूसरे का तर्क ये है कि उसे बांसुरी इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि तीनों में वो सबसे ज्यादा गरीब है, बांसुरी को बेचकर वो कुछ संपत्ति अर्जित कर पाएगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। तीसरे का दावा है कि बांसुरी इसलिए मिलनी चाहिए उसे क्योंकि उसने बांसुरी बनाई है। तीनों के दावे उचित हैं, वस्तुनिष्ठ है, इनमें कोई दोष नहीं है। लिहाजा ये कहना कि न्याय का सर्वमान्य सिद्धांत रॉल्स के सिद्धांतों के अनुसार वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत रहकर ही वस्तुनिष्ठ तरीके से निर्मित किया जा सकता है, ये उचित नहीं। अब रॉल्स के सिद्धांत का खंडन करने के बाद
अमर्त्य सेन न्याय के विचार पर चर्चा करते हैं कि कैसे न्याय का सिद्धांत बनाया जाना चाहिए ताकि अन्याय के कारणों को ढूंढा जा सके और उन्हें दूर किया जा सके। इस संबंध में 2 दृष्टिकोणों को अपनाए जाने की बात अमर्त्य सेन ने कही है, जिन्हें वो न्याय के आधार कहते हैं। एक तो तुलनात्मक दृष्टिकोण, जिसका मतलब है कि अन्याय को दूर करने के और न्याय को प्राप्त करने के समाज में बुद्धिजीवियों द्वारा बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि इन सारे विकल्पों की अच्छाइयों और बुराइयों का, गुण और दोषों का, हानि और लाभों का विश्लेषण करें और विश्लेषण करने के बाद किसी ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचे जिस निष्कर्ष का लाभ सबको मिल सके, जो निष्कर्ष समाज से अन्याय को दूर कर सके। जैसे अभी आप कोरोना संकट देख रहे हैं, भारत में इस संकट को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए नाना विकल्प बुद्धिजीवियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। किसी ने लॉकडाउन का सुझाव दिया, किसी ने कहा आंशिक लॉकडाउन होना चाहिए, किसी ने लॉकडाउन के दौरान जो गरीबों और मजदूरों की दुर्दशा हो रही है, उनका रोजगार छिन रहा है, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, उस मुद्दे को उठाया, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। किसी ने मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल टेस्टिंग किट्स पर ज़्यादा जोर दिया, वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दिया, वैक्सीन की खोज की जाए, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। नाना दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। अब होना ये चाहिए कि इन दृष्टिकोणों, नेचुरली सभी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियां हैं। सभी दृष्टिकोणों में न्याय का सिद्धांत निर्मित करने वालों का जोर इस बात पर होना चाहिए कि इन सभी दृष्टिकोणों पर ध्यान देकर उनका विश्लेषण करके किसी ऐसे सिद्धांत पर पहुंचे, किसी ऐसी कार्यवाही पर को करने पर पहुंचे जिससे अन्याय को दूर किया जा सके। इस संकट के साथ साथ जो अन्यायकारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उन परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके। दूसरा आधार अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया वो जन विमर्श का। न केवल बुद्धिजीवियों के दृष्टिकोणों को सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, विश्लेषित किया जाना चाहिए, बल्कि आम जनता के विचार को भी सुनना चाहिए। विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। और यहाँ पर अमर्त्य सेन जॉन स्टुअर्ट मिल से बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। मिल जिसने ये माना कि वैचारिक स्वतंत्रता इतनी मूल्यवान है कि ये स्वतंत्रता किसी एक सनकी व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए, एक पागल व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सनकपन में ही हो सकता है वो कुछ ऐसे विचार दी जाए जो बाद में चलकर समाज के लिए उपयोगी साबित हो। मिल की मान्यता है कि विचार विमर्श से किसी भी समस्या के होने वाले अन्याय के विविध पक्ष प्रकट होते हैं और तर्क वितर्क के माध्यम से वस्तुस्थिति क्या है, सच क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको जाना जा सकता है। अमर्त्य सेन भी इसी बात के पक्षधर हैं और अन्याय के कारणों को ढूंढने में, अन्याय की स्थितियों को उजागर करने में, अन्याय के स्वरूपों को सामने लाने में इस विचार विमर्श को वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इन 2 दृष्टिकोणों को अपनाने से, इन 2 आधारों को अपनाने से भी हो सकता है कि हम किसी सर्वमान्य न्याय के सिद्धांत पर ना पहुंच सके, लेकिन कम से कम ये दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ तो होंगे।
वस्तुनिष्ठ होने के कारण इनकी उपयोगिता होगी, इनके अन्यायपूर्ण होने का खतरा नहीं होगा। सेन इस बात पर फोकस करते हैं। इसके बाद वो अन्याय के कारणों की बात करते हैं, जो कि पहले ही उन्होंने कह दिया कि उनका सिद्धांत न्याय संबंधी विचार सामाजिक जीवन की वास्तविकता पर आधारित है। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अन्याय वास्तव में क्यों होता है, हमारे आसपास वो किन रूपों में मौजूद है, और इस सामाजिक वास्तविकता को जब वो देखते हैं तो पाते हैं कि कहीं भी होने वाले अन्याय के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार राज्य का सर्वसत्तावादी स्वरूप है। ऐसा राज्य जो वैचारिक स्वतंत्रता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे राज्य में विचारों को दबा देने की टेंडेंसी होती है, और जब विचार उभर कर सामने नहीं आएंगे तो अन्याय को दूर नहीं किया जा सकता। लिहाजा सर्वसत्तावादी राज्य न्याय के मार्ग में सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर सेन 1943 में पश्चिम बंगाल में जो दुर्भिक्ष आया और उस दुर्भिक्ष के चलते लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, जिस भूखमरी को झेलना पड़ा, उसका खुलासा किया है और इसके लिए उत्तरदायी पाया है उस समय की अत्याचारी ब्रिटिश सरकार, जहां पर वैचारिक स्वतंत्रता को कोई मान्यता नहीं थी। समाचार पत्र अन्याय के इन मुद्दों को उठा नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग अन्याय का शिकार बनते गए जिन्हें नहीं बनना चाहिए। और क्यों बनते गए? क्योंकि राज्य का स्वरूप ऐसा था। दूसरा कारण जो अन्याय के लिए उत्तरदायी है, अमर्त्य सेन उसकी तरफ इंगित करते हैं, और वो है लोगों में जागरूकता का अभाव। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ कब, कैसे, कहां और क्या अन्याय होता है। वो अन्याय सहते रहते हैं, ना तो उसे समझ पाते हैं, और अगर समझ भी गए तो नाना कारणों से, डर से, संकोच से, या उसके भावी परिणामों को सोचते हुए, हित और लाभ की आकांक्षा से उसको व्यक्त नहीं कर पाते और अन्याय झेलते। ये दो बेसिक कारण हैं जिन्हें अमर्त्य सेन ने अन्याय के लिए उत्तरदायी माना। भारत जैसे देश में सामाजिक वास्तविकताओं पर सेन का अध्ययन बहुत व्यापक है। उन्होंने ये पाया कि अक्सर ये प्रचारित किया जाता है कि विकासशील देशों में नागरिकों को राजनीतिक अधिकार गरीबी की वजह से प्राप्त नहीं हो पाते, लेकिन सेन का निष्कर्ष है गरीबी से ज्यादा जिम्मेदार जागरूकता का अभाव होता है। दुर्भिक्ष इसलिए नहीं पड़ते कि संसाधनों की कमी हो जाती है, बल्कि इसलिए दुर्भिक्ष के कारण अन्याय झेलना पड़ता है, भूखमरी की मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो वितरण की सरकारी नीतियां हैं वो उचित नहीं होती, और जहां पर अन्याय हो रहा है उस अन्याय को सामने नहीं लाया जाता। सेन की ये बात बहुत तर्कपूर्ण प्रतीत होती है। आजकल भी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में जिन मजदूरों को नुकसान पहुंच रहा है, जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, उनको अगर मीडिया सामने ला देता है तो सरकार न चाहते हुए भी उस पर ध्यान देती है,
बाध्य हो जाती है। अभी आपने देखा बॉम्बे में, सूरत में मजदूर कैसे अपने घर जाने के लिए लालायित थे, कैसे भीड़ उमड़ पड़ी, कैसे सड़कों पर आ गए वो। अगर मीडिया ने उस पर फोकस ना किया होता तो ऐसे ही उनका अन्याय चलता रहता। लेकिन जब ये मामले लाइमलाइट में आ गए, सामने आ गए, तो सरकारें भी सोचने को विवश हुई कि ठीक है, हम आपके घर जाने की व्यवस्था करेंगे, हम आपके रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हम आपके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो सेन इस बात पर जोर देते हैं कि अन्याय को खत्म करने के लिए एक तो लोगों की क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। क्षमताएं कैसे? उन क्षमताओं का विकास जिसके माध्यम से वो अपने प्राप्त अवसरों को जान सके, पहचान सके, उसका लाभ उठा सके और जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित उन्होंने किया है उसकी प्राप्ति कर सके। इन क्षमताओं का विकास कैसे हो सकता है? सेन कहते हैं अशिक्षा को दूर करके, कुपोषण को दूर करके, स्वास्थ्य की परिस्थितियां, अच्छे स्वास्थ्य की परिस्थितियां उत्पन्न करके, बीमारी में सहायता करके, बुढ़ापे में सहायता करके, अंगभंग की स्थिति में सहायता करके लोगों को सक्षम बनाना होगा। इन क्षेत्रों में लोगों का डेवलपमेंट करना होगा। यही वास्तविक ह्यूमन डेवलपमेंट है। लोगों को शिक्षित बनाना होगा ताकि शिक्षा के माध्यम से वो जागरूक बन सके और अवसरों का लाभ उठा सके, अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सके। स्वतंत्रता का लक्ष्य इन्हीं क्षेत्रों में क्षमताओं का विकास करके प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता कोरे रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती। उसका आधार डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास, इनके माध्यम से ही न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। और इस संबंध में सेन ये कहते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शात्मक लोकतंत्र और संचार माध्यमों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता न्याय की प्राप्ति में सबसे ज्यादा सहायक है। विमर्शात्मक लोकतंत्र वास्तव में जन विमर्श को प्रोत्साहित करेगा। जब केवल कहने के लिए राजनीतिक व्यवस्था जनतांत्रिक हो, चुनाव समय पर हो जाए, यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए जनता को निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बनाना होगा। जनता की बात सुननी होगी, जनता की समस्याओं पर ध्यान देना होगा, जनता के विकल्पों को साझा करना होगा, उनका विश्लेषण करना होगा, किसी निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। और इस काम को करने में समाचार माध्यम, संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लिहाजा न्याय की प्राप्ति के लिए ये प्री कंडीशंस है, ये पूर्व आवश्यकताएं हैं, पूर्व दशाएं हैं, ऐसा अमर्त्य सेन मानते। तो इस तरीके से न्याय का कोई आदर्शात्मक सिद्धांत देने की बजाय सेन ने अपनी पुस्तक में सामाजिक जीवन की उन वास्तविकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो समाज में अन्याय को जन्म देती, और कैसे उन वास्तविकताओं से सरकारें, जनमानस, सिविल सोसाइटी रूबरू हो, अन्याय को सामने ला सके, अन्याय को दूर करने में प्रयत्नशील बन सके। यही सेन के विचारों का सार है।